सैमसंग की करीब 80 साल की जर्नी सही मायने में एक बेंचमार्क जर्नी रही है। ली बाइंग चुल द्वारा ताइगू कोरिया में मार्च 1, 1938 को ग्रोसरी ट्रेडिंग स्टोर के रूप में शुरू की गई सैमसंग शुरुआत में नूडल्स और अदर गुड्स ट्रेड करती थी और इन्हीं मटेरियल को चाइना और उसके प्रोविंसेस में एक्सपोर्ट करती थी। लेकिन आज सैमसंग ग्लोबल कॉन्ग्लोमरेट बनकर उभरी है। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में टॉप 3 में रहने वाली सैमसंग मोबाइल फोन्स, मेमोरी चिप्स, टीवीज, लैपटॉप्स, सेमीकंडक्टर्स एक्सेट्रा कई तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाती है। कोरियन वॉर के बाद ली ने अपना बिजनेस एक्सपैंड कर टेक्सटाइल्स में एंटर किया और 1969 तक इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में शुरुआत की। स्मार्टफोन्स की बात करें तो ग्लोबली आज भी सैमसंग एक मेजर प्लेयर है, पर यह कंपनी दुनिया के लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट यानी चाइना में हार चुकी है। पिछले करीब 8 सालों में चाइना में सैमसंग फोन्स का शेयर 15% से गिरकर 0 हो चुका है। स्थिति ये हो चुकी है कि 2019 में सैमसंग ने अपनी फैक्ट्री भी बंद कर दी है। ये सुनने के बाद सबसे पहले दिमाग में चाइनीज पॉलिटिकल सेटअप एक ट्रबल की तरह नजर आता है, लेकिन डीपली एनालाइज करने पर पॉलिटिक्स का एज सच कोई रोल नहीं है। आज हम सैमसंग के इसी डाउनफॉल को डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि क्यों सैमसंग चाइना में सरवाइव नहीं कर पाई और इस डिफीट से सैमसंग ने क्या सीखा है। सैमसंग का चाइना में मार्केट शेयर 0.6% रह गया है। बेसिकली आज वर्ल्ड्स वन ऑफ द लार्जेस्ट स्मार्टफोन मेकर्स दुनिया के सबसे बड़े स्मार्टफोन बाजारों में से एक में सेल नहीं कर पा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। साउथ कोरियन इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप की मिनिमल मार्केट रीच स्ट्राइकिंग इसलिए है क्योंकि 2013 तक सैमसंग चाइना में स्मार्टफोन मार्केट का करीब 20% कवर करता था। सैमसंग ने चाइना के हुइजोहू गुआंगडोंग में अपनी लास्ट फैक्ट्री अक्टूबर 2019 में शट डाउन की और अपने लॉन्ग टर्म एम्प्लॉइज को S10 फोन्स और कैश बोनसेस देकर अलविदा कह दिया। ये शट डाउन सदर्न सिटी ऑफ हुइजोहू के एक दूसरे प्लांट के बंद होने के 1 साल बाद हुआ, जिस पर कंपनी का कहना है कि कंट्री में स्टिफ कंपटीशन है। साउथ कोरियन टेक जायंट का फोन प्रोडक्शन सीज करने के पीछे कारण ये भी है कि चाइना में लेबर कॉस्ट और इकोनॉमिक स्लोडाउन के चलते कई मैन्युफैक्चरर्स भी अपने बेसिस शिफ्ट कर रहे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सोनी ने भी कहा है कि वो बीजिंग का अपना स्मार्टफोन प्लांट बंद कर अब थाईलैंड में स्मार्टफोन्स बनाएंगी। पर दोस्तों, एप्पल अब भी चाइना में मेजर प्रोडक्ट्स बना रहा है। इसके अलावा सैमसंग का चाइनीज मार्केट में शेयर 0.6% है, जो मिड 2013 में 15% के करीब था। काउंटर पॉइंट नामक एक मार्केट रिसर्च फर्म के मुताबिक इसका सबसे मेजर रीजन है कि होमग्रोन ब्रांड्स जैसे हुआवे टेक्नोलॉजीज और शाओमी कॉर्प तेजी से बढ़े हैं। केप इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटीज के एक एनालिस्ट पार्क संगसून का कहना है कि चाइना में लोग लो प्राइस स्मार्टफोन्स डोमेस्टिक ब्रांड्स से खरीद रहे हैं और हाई एंड फोन्स एप्पल या हुआवे से खरीदते हैं। सैमसंग के शेयर के रिवाइवल की होप काफी कम है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने चाइना में अपनी पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 1992 में शुरू की थी। ये एस्टैब्लिशमेंट बीजिंग और सियोल के ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनने से भी 4 दिन पहले हुआ था। कंपनी बाकी ग्लोबल कंपनीज की ही तरह चाइना में एंटर होने के लिए ईगर थी और पहले चाइना को एक मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह देख रही थी। शुरुआत में सैमसंग का मानना था कि चाइना के चीप लेबर को यूज कर एक्सपोर्ट के लिए प्रोडक्ट बनाना सही होगा, लेकिन जल्द ही चाइना के मिडिल क्लास सोसाइटी ने कोरियन जायंट का अटेंशन अपनी ओर खींचा। इसके चलते मिड 1990s में सैमसंग चाइना को एक अच्छा मार्केट समझने लगा और उसे पता था कि यहाँ उसे सीरियस अप्रोच करना है। शुरुआत में सैमसंग ने चाइना में होम अप्लायंसेस बनाए, लेकिन फिर मोबाइल फोन्स जैसे चाइना के लिए मॉडल A288 बनाया, जिसमें उसे सक्सेस मिली। धीरे धीरे सैमसंग ने अपना ग्लोबल स्मार्टफोन पोर्टफोलियो चाइना में दिखाया और सेलिब्रिटीज और पॉप कल्चर आइकन्स को एडवर्टीजमेंट्स में लेकर आने से मार्केट साइज बढ़ाया गया। ये मार्केट बढ़ता रहा और 2013 में इसने अपने जेनिथ को टच किया। लेकिन जबकि 2013 सैमसंग के लिए स्मार्टफोन कंपटीशन के मामले में एक ब्रिलियंट ईयर साबित होना था, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। 2014 में सैमसंग को थोड़ा सोल सर्चिंग करना पड़ रहा था। जब सैमसंग ने गैलेक्सी S4 लॉन्च किया तो उसे भरोसा था कि यह फ्लैगशिप स्मार्टफोन गेम चेंजर होगा, लेकिन ये एक डिसअपॉइंटमेंट साबित हुआ। सैमसंग ने इस फोन के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस को हाइप किया, लेकिन एक्चुअली में ये इसके प्रेडिसेसर यानी S3 का मॉडेस्ट इंप्रूवमेंट भर निकला।
ये रिग्रेट सैमसंग के एग्जीक्यूटिव्स को भी था, लेकिन वो कहते हैं ना कि ट्रेजेडी फॉर सम इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर समवन एल्स। इसी दौरान बाकी मोबाइल मेकर्स सैमसंग के टॉप स्मार्टफोन को टक्कर देने वाले फास्ट, पावरफुल, हाई क्वालिटी डिज़ाइन और बेटर सिस्टम सॉफ्टवेयर वाले फ़ोन्स बना रहे थे। सडनली सैमसंग का मार्केट गिरा और उसे डिस्टिंग्विश करने वाला कोई फीचर सैमसंग के पास नहीं बचा। दोस्तों 2019 में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक टेरिबल ईयर था, क्योंकि कंपनी के लिए एक के बाद एक बुरी खबर आ रही थी। पहला फियास्को तो गैलेक्सी फोल्ड के लॉन्च के वक्त आया, जब मोबाइल डिवीज़न के बॉस डीजे को ने पब्लिकली एम्बैरेसमेंट को एडमिट किया जब उन्होंने 1800 यूरोस के हैंडसेट के लॉन्च में जल्दबाजी की और रिव्यू मॉडल्स मार्केट में आते ही जैसे ही टेस्ट हुआ तो ब्रेक करने लगे। इसके बाद से ही कंपनी का मार्केट शेयर कम हो रहा था। 2019 के फोर्थ क्वार्टर में ग्लोबल स्मार्टफोन सेल्स में एप्पल ने सैमसंग को पहली पोजीशन से हटा दिया था। इसके अलावा सैमसंग कई स्कैंडल्स में फंसता रहा था, जब एग्जीक्यूटिव के बाद कई एग्जीक्यूटिव्स अकाउंटिंग फ्रॉड के सस्पेशन में रिपोर्टेडली अरेस्ट हुए। इसके अलावा सैमसंग के वाइस चेयरमैन ली जाए योंग को करप्शन केस में जेल जाने को लेकर इश्यूज सामने आए थे। ग्लोबल फाइनेंशियल्स को लेकर भी सैमसंग प्रॉब्लम में रहा है, जिसके बाद उसके उन मार्केट्स पर असर पड़ा जहां से कोई फायदा नहीं था, वो था चाइना। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो ग्लोबल डिक्लाइन सेमीकंडक्टर बिजनेस में डिक्लाइन के कारण हुआ है। इन बातों के बाद हमें रीजंस को डिस्कस करना ज़रूरी है। जनरली एक सवाल ज़रूर मन में आता है कि गलत क्या हुआ था। श्योरली चाइनीज गवर्नमेंट ने ग्लोबल टेक जायंट्स गूगल और फेसबुक एक्सेट्रा को बैन कर रखा है, और कई रीजंस भी हैं, जैसे चाइना और कोरिया की कॉन्वोल्यूटेड और डिफिकल्ट हिस्ट्री, जो ऑब्वियसली बिजनेसेस को इन्फ्लुएंस करती है। लेकिन सैमसंग के सडन फॉल को लेकर इन सभी इन्फ्लुएंसेस का मेजर रोल नहीं समझ आता। 1992 के बाद से 2013 तक मार्केट शेयर का स्ट्रॉन्ग होना और अचानक 2013 के बाद से मार्केट शेयर इरेलेवेंट होना, इसका कारण क्या आपको समझ आया? कोई मेजर न्यूज़ रिपोर्ट सैमसंग के गवर्नमेंट द्वारा बुली होने या चाइना के टेक जाइंट को निकाल देने की बात नहीं करती है। मटेरियल सप्लायर जैसे हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स अच्छा काम कर रहे हैं और हज़ारों लोकल्स को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। एप्पल, डेल, HP एक्सेट्रा कंपनीज भी डेवलप हो रही हैं। सैमसंग का पहले भी और अब भी कई जॉइंट वेंचर्स में शेयर बाकी है। इसके अलावा चाइना सैमसंग के लिए पॉलिटिकली सेंसिटिव ज़रूर रहा है, पर ये सडन डाउनफॉल का एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन मेनली बिजनेस है। हुआवे, विवो, ओप्पो और शॉमी जैसे कंपनीज ने सैमसंग को बिजनेस में तेजी से टक्कर दी है। ग्राफ में हुआवे, विवो और ओप्पो का मार्केट शेयर पिछले 8 से 10 सालों में तेजी से बढ़ता नजर आता है और साइमल्टेनियसली सैमसंग डिक्लाइन करता है। यदि केवल 2013 का पूरा साल कंसिडर करेंगे तो सैमसंग, लेनोवो, ZTE, कूलपैड, HTC और मेजू जैसी कंपनीज थीं जो सैमसंग के साथ साथ खत्म हो गईं। केवल हुआवे और एप्पल ही हैं जिन्होंने एनवायरनमेंट को सरवाइव किया है। ये डेटा काउंटर पॉइंट द्वारा लिया गया है, जो मार्केट पर रिसर्च करने वाली एक फर्म है। वीवो, ओप्पो, शॉमी ने न केवल चाइना में सैमसंग का मार्केट खत्म किया, पर उस मार्केट का नज़रिया भी बदला, जो एक रिलेटिवली होमोजीनियस स्मार्टफोन मार्केट था। इस होमोजीनियस मार्केट में सैमसंग ने तरक्की की, पर जब ये कंपनी सामने आई, इन्होंने कंपटीशन तो बढ़ाया, पर साथ ही साथ मार्केट को डिस्टिंक्ट पीसेस में बांट दिया। इनमें से किसी में भी सैमसंग कंफर्टेबल नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, शॉमी ने अपना ऑनलाइन मार्केट डेवलप किया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मार्केट में फिजिकल स्टोर्स की जगह ऑनलाइन ही बेचा जाए। इससे शॉमी को बूस्ट मिला और कंट्री की नंबर 1 कंपनी बन गई। जब तक दूसरी कंपनीज रिएक्ट करती, शॉमी एक ब्रांड बन गया था। सैमसंग ने 2018 में जाकर रिएक्ट किया, एक लंबे 5 साल के गैप के बाद। इसके साथ ही साथ वीवो और ओप्पो ने चाइना के रूरल और कंट्री साइड रीजन में स्मार्टफोन्स बेचना शुरू किया। ये वो मार्केट था जहां पुअर और लेस प्रिविलेज्ड पॉपुलेशन थी। बाय 2020 दोस्तों, चाइना में वीवो, ओप्पो, शाओमी, हुआवे और एप्पल का ओवरऑल 83% मार्केट था। दोस्तों, केवल यही नहीं कि दूसरी कंपनीज अच्छा कर रही थीं। चाइना में मार्केट शेयर लूज होने का एक कारण है कि साउथ कोरियन टेक जायंट की रेपुटेशन पर डैमेज भी स्ट्रांग हुआ था। दोस्तों, गैलेक्सी नोट 7 के ग्लोबली कई रिपोर्ट्स में ओवरहीटिंग और बर्निंग के इश्यूज सामने आए थे, जो बैटरीज में फॉल्ट की वजह से शुरू हुआ था। इसके चलते सैमसंग को $5.3 बिलियन का झटका तो लगा ही, लेकिन उसकी रेपुटेशन भी खराब हुई।
सैमसंग ने कहा था कि इंटरनल और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस ने कंक्लूड किया है कि नोट 7 की बैटरीज इन इंसिडेंट्स का रीजन है। इस प्रॉब्लम के कारण सैमसंग को ग्लोबली बैकलैश का सामना करना पड़ा था। हालांकि कोई ऑप्शन ना बचने के बाद सैमसंग ने करीब 2.5 मिलियन नोट 7 रिकॉल किए थे। लेकिन इससे चाइना का क्या संबंध है? दोस्तों, चाइना में बिक चुके नोट 7 को सैमसंग ने रिकॉल नहीं किया था, जिसके साथ ही यूजर्स का ट्रस्ट इम्पैक्ट हुआ और कई सैमसंग यूजर्स ने इस बात का विरोध भी किया था। इस डिस्क्रिमिनेशन को लेकर भी चाइना में सैमसंग पर गहरा असर हुआ था। तो दोस्तों, ये थी कहानी सैमसंग की चाइना में फॉल की। इस पूरे कहानी को लेके आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।